and anesthetic management for the myasthenia gravis patient. What could be the anesthetic consideration for the patient who are presented with myasthenia gravis? So, talking about the introduction, myasthenia gravis, it is an autoimmune disease which is characterized by the weakness and fatiguability of the skeletal muscle with the improvement following rest. इसमें ना ये जो कहते हैं कि जो मास्थीनिया ग्रेविस है, दिस इज़ द ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से जो डिजीज़ होती है, आपके जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ की डेवलपमेंट होती है। दूसरी बात ये कि अब जब आप स्केलेटल मसल रिलेटेड डिजीज़ है, तो जब आप रेस्ट करते हैं उसके बाद जो आपकी फटिगेबिलिटी या जो है वो मसल टोन वो नॉर्मल रिगेन कर जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉपर नहीं होता। ये लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं और ये जनरलाइज भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक मसल को भी ये स्पेसिफिक मसल को भी हो सकता है और आपके होल बॉडी को जो है वो स्केलेटल मसल को भी माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो जो पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं उनमें कमी की वजह से, डिक्रीज़ की वजह से, और जो कैपेसिटी है जो न्यूरोमस्कुलर इम्प्लांट पोटेंशियल की, वो नर्व्स रिस्पॉन्स को जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो उस वजह से ही माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो हो जाती है। इनिशियली क्या होता है कि इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिजल्टिंग इन डीपोलराइजेशन, एसिटाइलकोलिन जो है वो प्री साइनेप्टिकली रिलीज तो हो जाती है, बट जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट वो नॉर्मल तो हो जाता है इनिशियली, बट फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिक्रीज आ जाती है। इन माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर जो है वो इनसफिशेंट होता है ताकि वो जो मसल एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रिगर ना कर सके। फर्दर जो है वो आप बार बार रिपीटेशन पे तो वो रिस्पॉन्स जो है वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ की वो डिक्रीज़ कर जाती है और फिर उसकी करेक्टरिस्टिक क्या जाती है वो फैटिगेबिलिटी वो अपेयर हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए दिस कार्टून इज सफरिंग फ्रॉम माइस्थीनिया ग्रेविस। सो व्हाट कुड बी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस? R2 एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप कर जाता है अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, और वहाँ पे क्या कर जाते हैं, जो मसल है, जो मसल कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो प्रॉपर नहीं होती। So the cholinergic nerve conduction to the striated muscle is impaired by a mechanical blockage of the binding site of the antibodies, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, जो पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है वो ख़त्म हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये सिम्प्टोमेटिक तभी होता है जब आपके 30% ऑफ द जो रिसेप्टर है वो लॉस कर जाते हैं, तभी ये सिम्प्टोमेटिक हो जाता है। The antibodies of the acetylcholine receptor reduce the number of functional receptor जो कि acetylcholine molecule को जो वो ब्लॉक कर देते हैं। By increasing the rate of degradation of the receptor and by the complement induced damage of the neuromuscular junction है। अब ये पेशेंट जो है वो उसकी जो सिम्टम्स है वो अपेयर हो जाती है जब आपकी डिग्रेडेशन जो नंबर है और जो रैपिड एक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, तभी जो है आपका माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट जो सिम्टम्स है वो अपेयर हो जाते हैं। द कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऑफ द स्मूथ एंड कार्डिक मसल हैव द डिफरेंट एटेजेनिसिटी दैन स्केलेटल मसल, तो इसलिए लिहाजा वो इफेक्ट नहीं होते। जब एक स्मूथ मसल है जो कार्डिक मसल तो वो इफेक्ट नहीं होते, ओनली स्केलेटल मसल जो है वो प्रॉन होते हैं इस डिजीज़ को। या आप देखिए ये नॉर्मल है और यहाँ पे जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट है। यहाँ पे ये देखिए जो सेप्टास है वो डिक्रीज़ हुई होती है, यहाँ पे आप देखिए ये ज़्यादा है, तो जो सरफेस एरिया है यहाँ पे कम है वो यहाँ पे ज़्यादा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है ये ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे कम है। दूसरी बात है कि जो स्पेस है वो भी कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। तो ये तीन मेन डिफरेंस है एक नॉर्मल पेशेंट में और माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट में। ये माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये आपके जब थायराइड, हाइपरफरफ्यूजन एंड रोमेटिक आर्थराइटिस से जो है वो एसोसिएटेड हो सकता है। द रोल ऑफ थायमस इन द पैथोजेनेसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस इज़ नॉट एंटायरली क्लियर, बट कहते हैं कि जब तकरीबन जो 70% ऑफ द पेशेंट होते हैं वो थायमस एब्नॉर्मलिटीज़ होती है जिनमें माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है। उसमें हाइपरप्लीजिया है तकरीबन 80-85% ऑफ द केसेस ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें जो है वो थायमोमा 15% केसेस में होता है उन पेशेंट में जिनमें माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो डायग्नोज होता है। However, जो स्टिमुलस है दैट इनिशिएट द ऑटो इम्यून प्रोसेस वो अभी तक स्टिल जो है वो डिलेमा है, वो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ। जो इम्यूनोरेगुलेटरी डिफेक्ट्स हैं जो हैज़ बीन पोस्टुलेटेड एंड देयर इज़ एविडेंस ऑफ जेनेटिक प्रेडिपोजिशन, ये कहते हैं कि ये जो है वो एक्वायर्ड समहाउ हो सकता है, बट मेजॉरिटी ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती है।
रिक्वायर्ड नहीं होते इस तरह ज़्यादा, बट स्पेसिफिकली आपके जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। यूजिंग द मोस्ट सेंसिटिव एसे जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ है आर डिटेक्टेड इन द सीरा ऑफ 80 to 95%, 85 to 90% ऑफ द मस्तीनिया ग्रेविस पेशेंट। जो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है उनमें, उन पेशेंट में तकरीबन 85% 90% जो है उसमें ये एंटीबॉडीज़ जो है वो सीरा में वो प्रेजेंट होते हैं। So the great majority of the ACR antibodies belong to the IgG class होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो नेगेटिव पेशेंट होते हैं वो या माइल्ड होते हैं या लोकलाइज्ड मस्तीनिया ग्रेविस पेशेंट होते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके इम्यूनोजेनिक रीजन आपके अल्फ़ा सब यूनिट को बाइंड होते हैं। तभी जो अल्फ़ा, अब मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ा सब यूनिट के साथ जो है वो एसिटाइलकोलिन बाइंड होते हैं, तो वो काम नहीं करते फिर, जिसकी वजह से जो लार्जली पोस्ट साइनेप्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो अपेयर कर जाते हैं, which was related to the ACHRS. Epidemiology, talking about the epidemiology, the prevalence जो है वो myasthenia gravis patient की वो तकरीबन 100 पर 1 लाख जो है वो पॉपुलेशन में ये हो जाता है। वो उसकी इंसिडेंट जो न्यू केसेस आ रही होती है वो तकरीबन 2 से 4 केसेस जो है वो पर लाख जो है वो पर एनम पर ईयर जो है वो अपेयर हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इन पास जो है वो अगर उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो उसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 70% था, 30 से लेकर 70%। अब जो है वो कुछ अब वो डायरेक्ट मोर्टेलिटी नहीं होती, या तो वो फॉल कर जाता है या बिकॉज ऑफ द नमूनिया, बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशन, उसकी वजह से जो है वो मर जाते हैं। अब चूँकि प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की वजह से अब मोर्टेलिटी रेट जो है वो तकरीबन 5% तक आ गई है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रेस, जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू जो हिस्पैनिक वाइड है, नॉन हिस्पैनिक है उनमें थोड़ा सा कम है। या इट्स सेक्स डिपेंडेंट, जो मेल है वो ज़्यादा सफ़र नहीं करते कंपेयर टू फीमेल। फीमेल ज़्यादा जो है वो सफ़र करते हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल। सो ए फीमेल प्रीडोमिनेंट एग्जिस्ट इन यंग एज, पीक उसमें ज़्यादा होते हैं 20 से लेकर 30 ईयर में, तो वो उसमें ज़्यादा हो जाती है। और जो मेल है वो तकरीबन जो 50 से अबव होते हैं तभी जो है वो मायस्थीनिया ग्रेविस जो है वो उसमें ज़्यादा हो जाती है। और जो मेल टू फीमेल रेशो इन चिल्ड्रन है वो 8:1:5 है, मतलब एक बच्चा मेल और 5 फीमेल बच्ची में जो है वो ये ज़्यादा हो जाती है। और उसकी जो पीक ऑनसेट है वो तकरीबन 20 से लेकर 30 ईयर के बीच में है, और जो एडवांस में है वो मोर देन 50 ईयर में के अडल्ट में जाती है। क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं? ऑस्मिनॉन क्लासिफिकेशन है, अगर आपका एक आई जो है वो आई मसल जो है वो एक इफेक्ट है तो आप ग्रेड 1 में यूज़ कर सकते हैं। अगर माइल्ड जनरलाइज्ड है और वो रिस्पॉन्ड को थेरेपी को रिस्पॉन्ड करे तो आपके क्लास 2A को रिप्रेजेंट करेगा। क्लास 2B जो है वो आपके मॉडरेट जनरलाइज MG, बट उसकी जो वो प्रॉपर नहीं करते, मतलब मॉडरेट जनरलाइज होते हैं, इतना ज़्यादा जनरलाइज नहीं होता, बट जो है वो मतलब थेरेपी पे जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, इतना ज़्यादा नहीं करता। क्लास 3 जो है वो जनरलाइज्ड होता है बट थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता। और जो क्लास 4 होता है वो मायस्थीनिया क्राइसिस जो है वो जाती है और उसको रिक्वायर्ड होती है मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। Talking about the clinical features, जो the incidence is related to the age, sex related, and it's the peak in the second and third decade after the, मतलब जो 20 और 30 के बीच में ज़्यादा हो जाती है, एज से रिलेटेड और सेक्स के रिलेटेड। और ये जो है वो एडल्ट में, जो एडल्ट मेल होते हैं उसमें तकरीबन 50 से अबव, जो सेकंड 60 से लेकर 70 की एज में या मोर देन 70 आपकी एज में वो ज़्यादा हो जाती है। सो द कार्डिनल फीचर्स आर द वीकनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्केलेटल मसल, यूजुअली हो जाता है आप डिस्टर्ब विच इज़ ऑकरेंस इन अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपके होल बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तभी जो है वो फिर ज़्यादा हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। वीकनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब आप वो काम दोबारा जो कर जाते हैं, पेटोसिस आई ड्रॉप हो जाती है, डिप्लूपिया आपके ब्लड विजन हो जाती है, एक बंदा आपको डबल जो है वो नज़र आ रहा होते हैं जब अगर फॉर एग्जांपल आपकी आई जो है वो इंक्लूडेड है उसमें। सो वीकनेस रिमेन लोकलाइज्ड टू द एक्स्ट्रा ऑक्लिन मसल, अगर आपका ये बास पेशेंट मैंने आपको कहा ना कि वो जो है वो एक आई मसल को जो है वो रिलैक्स वो इफेक्ट कर सकता है, तो उसमें पेटोसिस हो सकती है, डिप्लोपिया हो सकता है, तो वो तकरीबन 15% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके आईलेट मसल्स को और एक्स्ट्रा ऑक्लिन मसल्स को, वो रिमेन लोकलाइज्ड होगा। टॉकिंग अबाउट द फेशियल एंड बल्बर मसल्स, वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्माइल जो है वो फ्लैट होगा, मशी या नेजल स्पीच होंगे, जो आपके क्लिफ प्लेट जिसमें बात कर रहे थे वो नो से बात कर रहे थे, तो ये भी उसमें स्वॉलोइंग चीन में प्रॉब्लम हो सकती है। टॉकिंग अबाउट द जनरलाइज्ड वीकनेस,
तो वो तकरीबन 85% ऑफ द पेशेंट जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके लिम्स मसल जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, डायफ्राम जो है वो इफेक्ट कर सकता है, नेक एक्सटेंसर जो है वो यूज़ कर इफेक्ट हो सकते हैं, जिनमें आपकी मसल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपकी जो मोबिलिटी है वो इफेक्ट हो सकता है। और ये अगर वो सीवियर कर जाते हैं तो फिर आपकी रेस्पिरेशन जो है फुल आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की रिक्वायर्ड होती है, और वो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है क्राइसिस में हो जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फाइंड आउट करते हैं तो वो लिमिटेड होता है आपके मोटर सप्लाई को, क्योंकि वो आपके रिफ्लेक्सेस और सेंसेशन कोऑर्डिनेट जो है वो विदाउट लॉस आपके मोटर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो द पेशेंट बेसलाइन स्ट्रेंथ शुड बी डॉक्यूमेंटेड क्वान्टिटेटिवली फॉर द लेटर इवोल्यूशन द पेशेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर वो 2022 में जो है वो डायग्नोज हो चुका है तो आप उसको क्वार्टरली उसको देख लें, और जो 23 में रिपोर्ट है वो 2022 से डिफरेंट होना चाहिए। सो वो आप फाइंड कर सकते हैं जो क्वान्टिटेटिव मेजर्स हैं, उसमें आपके फॉरवर्ड आर्म एबडक्शन के थ्रू कर सकते हैं, एंड वाइटल कैपेसिटी के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका वाइटल कैपेसिटी जो डिक्रीज है, इसका मतलब कि वो रेस्पिरेटरी मसल को भी इफेक्ट कर रहा है। अगर फॉरवर्ड आर्म एबडक्शन है तो मतलब ये कि आपके लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब जो है वो डिस्टर्ब है, वो इफेक्ट हो सकते हैं। सो द क्लिनिकल सीवियरिटी ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस इज यूजुअली ग्रेडेड फंक्शनली, वो आप रीजनली बाय जो डिवाइस ऑस्मॉन क्लासिफिकेशन के आवाज़ जो है वो आप कर सकते हैं। So the most patient who are presenting to the emergency accident and emergency department वो ऑलरेडी जो है वो डायग्नोज हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है वो सुबह सोया रात को सोया वो सुबह जो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो डेवलप कर चुका है। नहीं, जब फॉर्चुनेटली ये होता है कि जो पेशेंट आ रहे होते हैं उसको ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो उसके वो ट्रीटमेंट ले रहा होता है, बट उसकी जो मेडिकेशन है वो फ्लक्चुएट कर जाती है अकॉर्डिंग टू द एज एंड सीवियरिटी। सो मैनी अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, जिसमें आपके ड्रग्स यूज़ करते हैं, आपके टेम्परेचर की बात आ जाती है, इमोशनल स्टेट की बात आ जाती है, तो ये ट्रांसमिशन जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है। सो द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेनी मेडिकेशन में प्रोवोक एक्सरबेशंस, देयरफॉर ऑब्टेनिंग ए केयरफुल मेडिकेशन हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। सम ऑफ द मेडिकेशन रिपोर्टेड टू काज एक्सरबेशन ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस, उसमें आपके एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोकिनोलॉन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरिनोन, ये आपके पेशेंट की जो है वो और मज़ीद ख़राब कर सकता है। एंटी डिसरिथमिक एजेंट्स जो बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एनक्लिनिडीन या लाइडोकैन है, वो आपके पेशेंट को जो है वो मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। जो मिसलिनियस ड्रग्स है मसल रिलैक्सेंट में, वो आप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। सो रियली पेशेंट में प्रेजेंट विद अनडायग्नोज माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत कम होते हैं, जो आपके आए हुए और जो उसको डायग्नोज नहीं हुआ था आप जो है वो डायग्नोज करते हैं ऑपरेशन टेबल पे। सो जो टिपिकल कंप्लेंट्स होते हैं वो जनरलाइज वीकनेस होती है, और जो एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्ट है वो उसको वो जो है वो कंप्लेंट कराते हैं। पेशेंट विद द माइस्थीनिया ग्रेविस डू नॉट प्रेजेंट विद द प्राइमरी कंप्लेंट ऑफ स्लीपनेस और मसल पेन, वो उसमें नहीं होता है क्योंकि वो स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल को जो है वो इफेक्ट करते हैं। सो द पेशेंट में आल्सो कंप्लेन ऑफ अ स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ अ सर्टेन मसल ग्रुप्स, दोज जो क्लम्पिंग स्ट्रेटजी है वो यूज़ करते हैं तो उसमें वीकनेस ज़्यादा हो जाती है। तकरीबन 20% ऑफ पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो आपके बल मसल को जो है वो अकेले जो है वो सफ़र कर होते हैं। तकरीबन 85% ऑफ द पेशेंट जो है वो बल्बर वीकनेस उसको डेवलप हो जाती है, और वीकनेस गो ऑन टू डेवलप द जनरलाइज वीकनेस इन्वॉल्विंग द लिम्स आल्सो। इनिशियली वो लोकलाइज होगा, फिर वो जनरलाइज होंगी। जो सीवियर एक्सरबेशन ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस, उसमें आपके सीवियर एपिसोड आ जाते हैं विच इज़ काज बाय इनसफिशिएंट मेडिकेशन, जिसमें माइस्थीनिया क्राइसिस जाती है, या ओवर मेडिकेशन की वजह से, जैसे कि कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से। बाज़ लोग जो है वो माइस्थीनिया क्राइसिस को जो है वो मिस डायग्नोज करते हैं, ओवर डायग्नोज करते हैं विद द कोलिनर्जिक क्राइसिस को। एंड द सजेशन आर द फेशियल मसल मे बी स्लैक एंड द फेस मे बी एक्सप्रेशनलेस, इनएबिलिटी टू सपोर्ट द हेड विच विल फॉल इनटू द चेस्ट व्हाइल द पेशेंट इज सीटेड। वो बैठा हुआ है और जब वो बात करे तो उसकी जो हेड है वो अपनी चेस्ट पे जो है वो उसकी वो फॉल कर जाता है। जा स्लैक, वो बार बार उसकी जा ड्रॉप हो जाती है। वॉइस जो है वो नेज़ल क्वालिटी की बात है, और बॉडी जो है वो उसकी लैम्प होती है, वो प्रॉपर बात नहीं कर सकते, प्रॉपर जो है वो मूव नहीं कर पाते। गैग रिफ्लेक्स जो है वो ओपन एब्सेंट होता है ऐसे पेशेंट में, जिसकी वजह से सिक्रीशन और जिस पेशेंट के चांसेस है जो नमूनिया है वो ज़्यादा हो जाए ऐसे पेशेंट में। So the patient ability to generate adequately ventilation and to clear bronchial secretion are of utmost concern with the severe exacerbation of the myasthenia gravis, and inability to cough lead to an accommodation of secretion. Therefore, rale, rhonchi and wheezing may be sclerotic locally and diffusely.
क्योंकि उसमें आपके रेस्पिरेटरी मसल जो है वो इन्वॉल्व होते थे। द पेशेंट में हैव एन एविडेंस ऑफ नमूनिया, अगर फॉर एग्जांपल वो आया हुआ है माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट, उसको नमूनिया है। नमूनिया किस तरह डायग्नोस करें? फीवर होगा, कफ होगा, डिस्प्लिक होगा, कंसल्टेशन होगी, उसका आप चेस्ट टाइप देख लेंगे, तो ऐसे पेशेंट को जो है वो नमूनिया हो सकता है। Cholinergic crisis क्या है? One of the most confusing factor in treating the patient with MG is that insufficient medication जो आपकी माइस्थीनिया क्राइसिस है and excessive medication जो cholinergic crisis है present in the similar way। और इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो cholinergic crisis result from excessive choline stress inhibitor न्यूस्टिगमीन है, पाराडोस्टिगमीन है, फिजियोस्टिगमीन। एरेजमडिस ऑर्गोनोपॉस्पल जो आप गोलियाँ खा रहे होते हैं या जो जख्म खा रहे होते हैं तो उसको बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है, रेजमडिस होती है उसमें। इन दिस केसेस एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होती है। अब द striated मसल्स वो क्या करते हैं? वो फ्लैशेड मसल पैरालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से क्या कर जाते हैं? आपकी वीकनेस जो है वो कंटिन्यू होती है, जिसकी वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस में हो जाता है नॉर्मली। माइस्थीनिया क्राइसिस क्या होती है? या cholinergic crisis में cause bronchospasm with wheezing, expiratory wheezing specifically, and bronchoria और respiratory failure, diaphoresis and cyanosis. So meiosis and slug syndrome, इसमें आपके salivation is stand for salivation, lacrimation, urinary inconsistency, diarrhea, GI upset and hypermotility and emesis. Also the mark cholinergic crisis. However, these findings are not inevitably present in all the patients. डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं आप? लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। आपके जो NT-CHR है वो तकरीबन 85 से लेकर 90% द पेशेंट जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस वो प्रेजेंट होते हैं और आप डिटेक्ट कर सकते हैं। दो इमेजिंग जो है वो आप CT कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं टू फाइंड आउट द एस्पिरेशन एंड नमूनिया। तो आप चेस्ट एक्स भी कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस चेस्ट एक्स है, उसके बाद आप CT करते हैं, MRI करते हैं। टेंसल एड्रोपोनियम चैनल टेस्ट जो है वो आजकल यूज़ नहीं होते, बट इतने इफेक्टिव नहीं है, बट यूज़ हो सकते हैं। is useful in diagnosing MG and is distinguishing myasthenia crisis from the cholinergic crisis. A positive response is not commonly specific for the MG because several other conditions may also respond to atropinium with increased strength. So once the patient airway and ventilation are secured and initial test dose of atropinium is given, some patient may respond noticeably to a small dose। अगर नहीं करते तो आप डोज बढ़ा दें, 3 mg तक कर दें। अगर वो भी नहीं तो आप जो है वो 1 मिनट के बाद जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं करते तो फिर आप 5 mg तक जो है वो बढ़ा सकते हैं, बट नॉट मोर देन 5 mg। पेशेंट हु रिस्पॉन्ड जनरली शो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन द मसल स्ट्रेंथ, regaining facial expression, posture and respiratory function within 1 minute. During this procedure, the patient must be monitored carefully because atropinium can cause significant bradycardia, heart block and asystole. आपने ज़्यादा नहीं करना 10 mg से ज़्यादा। So patient with the cholinergic crisis may respond to atropinium challenge by increasing salivation, bronchopulmonary secretion, diaphoresis and gastric motility. These changes should be managed exceptionally as the half life of the atropinium is shortly और तकरीबन 10 मिनट जो है वो expectantly जो आपके वो तकरीबन 10 मिनट जो है वो approximately होते हैं। If the muscle strength fails to improve following the maximum dose of atropinium, the patient is having a cholinergic crisis or having another causes of weakness that is unrelated to MG. So the effect of the atropinium are brief and repeated dose may be required before oral anticholinergic medication and can take. So in patient with the less severe exacerbation, the degree of improvement with the atropinium may be subtle. So many authors recommend having a several blinded observer assess the patient response to these cases. Ice pack test है, उसमें क्या करते हैं आप कूलिंग पैक जो है वो रख देते हैं and may improve the cooling muscular transmission in cooling patient. In the patient with the MG who have ptosis, placing ice over an eyelid will improve the muscle tone. उसमें आपके पटोस जो है वो इम्प्रूव कर जाते हैं, तो उसका मतलब है कि ये जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो पेशेंट है। Lightly placing ice that in the surgical glove or in the wrapped towel जो है वो over the eyelid is cooling for 2 minutes. Positives is clear there is a resolution of ptosis. इसका मतलब ये है कि ये क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस ओकुलर है। स्टैंडर्स इलेक्ट्रोमाइग्राफी है, ये आप देख लें। ये अब आप एक रिस्पॉन्स को दे दें तो बिल्कुल वो सेम टू सेम आ जाता है। जब आप माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट को देख लें तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आ जाती है रिपीटेटिव। क्या आप देख लें। ट्रीटमेंट क्या है? इन जनरल 4 मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट और करेंटली यूजिंग आपके एनहांसमेंट। फर्स्ट जो है वो आपके एनहांसमेंट न्यूक्लियर मस्कुलर ट्रांसमिशन, दूसरा जो है वो सर्जिकल थाइमेक्टमी है, 4 जो है वो इम्यूनो सप्रेशन है, एंड 4 जो है वो जो आपके शॉर्ट टर्म इम्यूनोथेरेपी है।
जिसमें आपके प्लाज्मा एक्सचेंज है और इंट्रावीनस जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन है। जो फर्स्ट पे है आपके जो फायरोडिस्टिगमीन है, न्यूस्टिगमीन है, वो आप दे सकते हैं तकरीबन विद इन 30 मिनट्स, और इसकी पीक है जो है वो 2 आवर्स है, और ये आपने जो है सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन में भी अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल तयमम में जो है वो आप बेस्ट हैं, बट ये आपके सर जो आपके प्योबर्टी से अबव है तो फिर इसकी कोई वो नहीं होती, तो वो आप कर सकते हैं, बेस्ट हैं। थायमेक्टोमी शुड बी परफॉर्म इन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपके साथ जो है वो प्रॉपर ड्रग्स अवेलेबल हो, प्रॉपर सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, तभी आप कर सकते हैं। तकरीबन द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीकोलिन मेडिकेशन में बी डिक्रीज फॉर अबव 5 days after the thymectomy. Therefore, post-operative anticoagulant medication is given intravenously at the dose of equivalent 75% of the operative medication. जो फॉर एग्जाम्पल आप 10 mg दे तो आप जो है वो आप 30 mg दे दें पोस्ट ऑपरेटिव। Immunosuppressive therapy जो है वो indicated when weakness is not adequately controlled by anticholinergic drugs and is sufficiently distressing the overweight of the risk of the possible side effect and the immunosuppressive drugs. So prednisolone जो है वो या एज़ोथायोपिरिन है या साइक्लोस्पिरिन है, वो आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट, बट जनरलाइज जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इनहेरिटेंस प्रोलॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट, consultants medical follow-up and the patient compliance with the therapy are essential for the safe and effective management। ये वो ड्रग्स हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, कितना डोज आप देते हैं, कौन कौन सा ड्रग्स आप देते हैं, कितना डोज देना होता है, कौन सी उसकी क्या है, उसकी मैक्सिमम इफेक्ट क्या हो गया, उसकी जो वेरिएबल जो मॉनिटर है वेट करना होगा आपने, ब्लड प्रेशर जो है वो देखना होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑप्थेल्मिक चेंजेस जो आपने देखते होते हैं। स्टीरॉयड जो है वो इफेक्टिव है बट फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। वो ऐसे पेशेंट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इम्यूनोथेरेपीज जो है वो प्लाज्मा एक्सचेंज वो बेस्ट है, अगर आप पॉसिबल है तो तकरीबन टिपिकली 5 एक्सचेंज ट्रीटमेंट ऑफ 3 to 4 लीटर्स सच आर कैरिड ओवर द 2 week पीरियड, तो वो आप कर सकते हैं। प्लाज्मा पेरेसिस जो है वो रैपिड है और वो इम्प्रूव कर सकते हैं आपके ट्रीटमेंट विद इन डेज, बट इम्प्रूविंग कोरिलेट रफली विद द रिडक्शन इन द एंटीकोलिन receptor antibodies tries, but even patient with the reduction antibodies negative myasthenia gravis may improve after plasmapheresis. So the beneficial effect of the plasmapheresis are temporary, lasting only 4 weeks. Repeated plasmapheresis are long-term therapy and occasionally helpful in rare patient who does not respond to other जो अभी हमने बात की जो स्टीरॉयड थेरेपी है, जो थायमेक्टोमी में अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो आपने ये बार बार जो है वो करना होता है, जिस तरह डायलिसिस हम करते हैं। सो द ड्रॉबैक ऑफ द प्लाज्मा थेरेपी जो है वो क्या है कि वीनस एक्सेस है, रिस्क ऑफ द इन्फेक्शंस है, इंडवेलिंग कैथेटर है, हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये बहुत सारे जो है वो आपके कॉम्प्लिकेशन है वो उसके साथ आ जा सकते हैं। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इम्यून ग्लोबुलिन इज अननोन, सो बट इट हैज़ नो कंसिस्टेंट इफेक्ट on the measurable amount of the acetylcholine receptor antibodies. Adverse reaction include headache, fluid overload, rarely renal failure, and immunoglobulin is very expensive. What could be the anesthetic management? ये हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं।